फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटी रिवीजन मॉड्यूल। आज इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड इलेक्शन एस्पेक्ट से जितनी भी चीज़ें हैं, स्टैटिक में भी और करंट अफेयर में भी, ये दोनों हम इसी मॉड्यूल में कवर कर लेंगे। ओके, सो पहले मैं आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस कर लेता हूँ, छोटे छोटे माइनर से जो एग्ज़ाम में कभी इजी 2 मार्कर्स में आ सकता है आपको। और इसके अलावा बाकी हम लोग लक्ष्मीकांत में जितने भी इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, हम उनको भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो इन दिस 30 minute सेशन यू विल हैव clarity over all the issues related with election aspect. Okay, so now first article is vote from home facility in Lok Sabha election. Okay, this was taken from the Hindu. Now what is this vote from home? तो ये आपको पता होगा कि कुछ डिसेबल्ड लोग या जिनकी एज बहुत ज़्यादा है 80-85, वो नहीं जा सकते अगर, तो ये घर से भी वोट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज who all are eligible in this. So first is people above 85, right, person with disabilities, and the disability shall not be less than 40% of the prescribed handicap and certified by a certifying authority. Okay, तो यूपीएससी की तरह नहीं, वो पूजा खेट का टाइप, राइट। यू शुड बी डिसेबल्ड एटलीस्ट 40% जो प्रिस्क्राइब किया जाता है हैंडीकैप के लिए, एंड इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, राइट। इसके अलावा मीडिया पर्सनस जो कवर कर रहे हैं पोलिंग डे एक्टिविटीज, सपोज ए मीडिया पर्सन फ्रॉम नोएडा इज कवरिंग इलेक्शन इन यूपी, राइट, सो दे विल बी कैरिंग द ऑथराइजेशन लेटर्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। दिस इज द थर्ड कैटेगरी। फोर्थ इज वर्कर फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज जैसे मेट्रोज, रेलवे, हेल्थ केयर, राइट, दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, तो इन लोगों को भी अलाउ किया जाता है टू वोट फ्रॉम होम। एंड नेक्स्ट इज सर्विस वोटर्स, दैट इज पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पोस्टेड अवे फ्रॉम देयर होम टाउन्स, CAPF डिप्लॉयड अवे फ्रॉम द होम, एंड दोज ऑन पोल ड्यूटी, राइट। तो ये वो लोग हो गए जो घर से वोट दे सकते हैं। सेकेंड इज पोस्टल वोटिंग। नो, पोस्टल वोटिंग को हम लोग एब्सेंटी वोटिंग भी कहते हैं। इट इज़ मैथड ऑफ वोटिंग इन विच इलेक्टर्स कास्ट देयर बैलेट्स बाय मेल रादर दैन इन पर्सन एट पोलिंग स्टेशन। अब इसमें क्या होता है, ऑनलाइन आप एक अपना बैलेट पेपर प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है, फिर इसके बाद आपको इसको प्रॉपर अपना वोट डाल के फिर फिजिकली जाकर सबमिट करना होगा टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टल वोटिंग या वोटिंग their ballots by mail. This method is particularly useful for individuals who are unable to vote in person due to various रीजन्स। ओके, जैसे हमारे फॉरेन कॉन्सुलेट्स वगैरह या इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो भी अगर वोट करना चाहें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन उनकी ड्यूटी कहीं और लगी, तो वहाँ पर जो हमारा कॉन्सुलेट होगा, वहाँ पर ये मेल के थ्रू अपना बैलेट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद अपना वोट कास्ट करके वहाँ पर जो अथॉरिटी होगी उसको सबमिट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, अब ये जो पोस्टल बैलेट है इसको लेकर प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये हमें जानना होगा। टिल 2019 लोकसभा इलेक्शन द काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स was taken up first and EVM काउंटिंग begin 30 minutes आफ्टर दैट। ओके, सो सपोज कि अगर हमारे यहाँ 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है, तो सबसे पहले आपके पोस्टल बैलेट्स काउंट किए जाएंगे, राइट, उसके जब ये काउंटिंग हो जाएगी उसके 30 मिनट्स बाद जाकर EVM की काउंटिंग शुरू होगी, right, that was the procedure, and all postal ballots have to be counted before the EVM counting could be completed। और EVM काउंटिंग जब हो रही है तो ये कंप्लीट होने से पहले पूरे बैलेट्स की काउंटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, जबकि बिहार में जो इलेक्शन हुए थे ना पिछली बार, उसमें यही एक बना था कि इन लोगों ने रात को 12 बजे तक काउंटिंग चलती रही और ये कहते रहे कि ये पोस्टल बैलेट्स को काउंट करने में हमें देर हो गई, जबकि रूल क्या था कि आपको यहाँ पर पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग कंप्लीट कर देनी है बिफोर EVM काउंटिंग कुड बी कंप्लीटेड, राइट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पर, द गाइडलाइंस वर ट्वीक्ड आफ्टर 2019 इलेक्शन। After 2019 elections, Election Commission decided to tweak the guidelines as the number of postal ballots had gone up। तो 2019 में ऐसा क्या हुआ था, जो पोस्टल बैलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। देखिए, उसका एक रीज़न ये भी था कि एक तो एक टाइम पर इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा एज रिड्यूस भी कर दी थी कि हम इनको भी अलाउ करेंगे, बट फिर बाद में उसको वापस से चेंज किया गया। द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स इंक्रीज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ electronically transmitted postal ballot system and the mandatory counting of VVPAT slips of 5 randomly selected polling stations
पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली। अब ये आपको पता होगा वीवीपैट की जो काउंटिंग होती है वो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 100% स्लिप्स को काउंट कर पाएँ, राइट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ कोई भी 5 रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग पोलिंग स्टेशन हर असेंबली में से, राइट, और उनकी सिर्फ हम लोग काउंटिंग करते हैं यहाँ पर। Next is the Election Commission changed its earlier rule that the second to last round of EVM counting should only begin after postal ballots are fully counted. Now imagine a scenario कि अब यहाँ पर आपकी सिर्फ 2 EVM रह गई हैं, राइट, अब 2 EVM बची हैं काउंटिंग के लिए। तो एटलीस्ट अब ये जो लास्ट की 2 EVM है उनकी काउंटिंग से पहले आप बैलेट्स की काउंटिंग कंप्लीट करवा लीजिए। ये माइनर चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया था ना, हर एक स्टेट का वेटेज कितना होता है, ऑल दोस थिंग, दैट वाज रियली ट्रिकी। ओके, वो पूरा एक्सप्लेन न्यूज़पेपर में ही किया गया था, बट यूपीएससी उससे क्वेश्चन उठाएगा इतना डिटेल में जाकर, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने। जस्ट अ सेकेंड। Now EVM counting can proceed regardless of the postal ballot count stage। और यही से सारा खेल हुआ था बिहार के इलेक्शन में पिछली बार, क्योंकि यहाँ पर ये रूल चेंज हो गया और उसके बाद ये EVM काउंटिंग चलती रही इर्रिस्पेक्टिव कि अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कंप्लीट ही नहीं हुई थी। ओके, और रात को 12 साढ़े 12 बजे जाकर बिहार इलेक्शन में फाइनल रिजल्ट दिए गए थे। So as per the new guidelines, after 30 minutes of commencement of postal ballot counting, EVM counting can start and continue irrespective of the stage of postal ballot counting। ठीक है, तो ये अभी की हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, राइट। Now, additionally, the rule for mandatory recounting of postal ballots was also revised. Previously, a recount occurred if the victory margin was less than total पोस्टल बैलेट्स। अगर आपके यहाँ पोस्टल बैलेट सपोज कीजिए कि आए 100 और आपके यहाँ पर विक्ट्री मार्जिन रहा है हार्डली 48, तो फिर ऐसे में दोबारा से काउंटिंग करवाई जाती थी। ओके, बट नाउ ओनली इनवैलिड पोस्टल बैलेट्स विल बी री-वेरीफाइड इफ द मार्जिन इज लेस दैन द नंबर ऑफ सच रिजेक्टेड बैलेट्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट, जैसे अब बैलेट कब रिजेक्ट होता है, जब आपने उसमें अपना वोट कास्ट करने के अलावा भी कहीं पे कोई निशान लगा दिया हो पेन से, ठीक है, जैसा चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में हुआ था, राइट। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, ये इतने माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में यूपीएससी आपको परेशान करेगा क्योंकि ये चेंजेस किए गए रिसेंटली। ओके, तो इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर कवर किया। क्लियर, अब पीडीएफ से 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। आई नो माइन्यूट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा पॉलिटी में ईजी क्वेश्चन ही पूछेगा। दो आई नो कि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है, बट स्टिल। ओके, नो यहाँ पर एक और रूल न्यूज़ में रहा था, दैट इज़ रूल 54A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो ये क्या कहता है, इट सेज दैट रिटर्निंग ऑफिसर शैल फर्स्ट डील विद द पोस्टल बैलेट पेपर्स। ठीक है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है हर एक बूथ से, वो पहले पोस्टल बैलेट पेपर से डील करेगा। द ऑपोजिशन पार्टी सेड दैट इलेक्शन कमीशन 2019 डायरेक्टिव्स अंडरमाइन द पर्पस फॉर इनैक्टिंग दिस सेक्शन 44A of 1961, and they also claimed that election commission cannot nullify the rules through executive directions by issuing the letters। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन से ये चेंजेस कर दिए थे, बट ये चेंजेस कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को उतना पसंद नहीं आए, बट एनीवे लागू तो फिर भी हो गए। ऑपोजिशन चाहे कुछ भी कहे, सरकार सुनती नहीं है आजकल। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल्स पे चलते हैं। व्हेन पार्टी स्प्लिट, हाउ डज इलेक्शन कमीशन डिसाइड हु गेट्स द सिंबल, राइट। दिस वाज द सेकंड इशू जो न्यूज़ में सबसे ज़्यादा रहा था। पहला महाराष्ट्र की वजह से शिवसेना की स्प्लिट, और एक और इशू रहा था विद रिस्पेक्ट टू अनरिकग्नाइज पार्टीज तमिलनाडु से, राइट। और मैंने दोनों आपके साथ न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी बात की थी इस बारे में। ओके, सो जब पार्टी में स्प्लिट हो रहा है जैसे शिवसेना में हुआ था, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहे, पहले भी होते रहे, ठीक है। AIADMK जो थी जयललिता जी की, उसके टाइम भी हुआ था। नाउ व्हेन ए प्रोमिनेंट पार्टी स्प्लिट, ए टसल ऑफन एंस्यू फॉर इट्स इलेक्शन सिंबल। द सिंबल इज फ्रीक्वेंटली कंसिडर्ड एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी जी की जो 1977, उससे पहले की जो कांग्रेस थी, उसका इलेक्शन सिंबल हैंड नहीं था, पंजा नहीं था उस पहले, ठीक है। उसके पहले 2 बुल्स भी रहे हैं। उसके बाद जब इंदिरा जी ने अपनी अलग कांग्रेस बना ली, तब उन्होंने एक दूसरा सिंबल लिया था। उसके बाद जाकर 77 में जाके कांग्रेस को ये सिंबल मिला है, हैंड। ओके, रिसेंटली इन February 23, इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड ऑन ए डिस्प्यूट अमंग द शिवसेना
और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि जो एकनाथ शिंदे का फैक्शन था उसको वो सिंबल दे दिया था जो ओरिजिनली शिवसेना का था, राइट, बो एंड एरो। तो यहाँ पर हमें ये जानना है हाउ डज इलेक्शन कमीशन डिसाइड दैट हु विल गेट दिस। It is decided as per the provisions of symbol order 1968. Now this is first thing कि आपके ये जितने भी symbols वगैरह हैं ये डिसाइड किए जा रहे हैं अंडर द इलेक्शन ऑर्डर ऑफ 1968। ठीक है, कई बार हम लोग क्या है सीधे सीधे मार देते हैं आरपीए के अंडर में या फिर इलेक्शन रूल्स के अंडर में, नहीं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। Now, para 15 of Symbol Order 1968 empowers Election Commission to decide on the claim of rival factions in case of split. तो अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास आती है? सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के पास, राइट। नाउ Election Commission decide on the issue after taking into account all the available facts and circumstances, और उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सुनने के बाद, एंड द डिसीजन ऑफ द कमीशन इज बाइंडिंग ऑन ऑल। ओके, दिस इज द मेन थिंग, राइट। तो दो तीन बातें जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज कि यहाँ पर डिसाइड किसके अंडर में करेगा इलेक्शन कमीशन? सिंबल ऑर्डर के अंडर में, ठीक है। कौन डिसीजन ले रहा है? इलेक्शन कमीशन ले रहा है, और उसका जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा? पूरी तरीके से बाइंडिंग, right? Now, for splits in registered but unrecognized parties, अभी मैं आपको आगे चल के क्राइटेरिया कराऊंगा अभी इसी लेक्चर में, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हमारे रजिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो 2000 से ज़्यादा पार्टीज रजिस्टर हैं, राइट, बट रिकग्नाइज नहीं है। रिकग्नाइज के लिए फिर आपको उसका क्राइटेरिया मीट करना होगा दैट आप 1-8% वोट शेयर लेके आइए इलेक्शन में, कंटेस्ट कीजिए एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो अगर हम अभी ऐसी पार्टीज़ की बात कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं बट अनरिकग्नाइज्ड अभी तक, तो इलेक्शन कमीशन यूजुअली एडवाइज दीज वॉरिंग फैक्शंस टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस इंटरनली और टू अप्रोच द कोर्ट। इलेक्शन कमीशन किसके रिस्पेक्ट में डिसीजन देगा? रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के, ओके, स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज। लेकिन अगर आप एकदम अनरिकग्नाइज पार्टी हो अभी, ठीक है, आपने सिर्फ रजिस्टर ही किया है खुद को लेकिन अनरिकग्नाइज हो, तो उस केस में आप या तो डिस्प्यूट्स खुद से रिजॉल्व कर लीजिए या फिर आप चले जाइए कोर्ट में, लेट कोर्ट डिसाइड ऑन दिस, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए। नो व्हाट क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन यूज टू रिजॉल्व द सिंबल डिस्प्यूट? देखिए यहाँ पर इसने हाईलाइट किया है 3 टेस्ट, ओके, और किस केस में हाईलाइट किया था उसका नाम याद रखिएगा, सादिक अली केस। गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, तो यहाँ पे जो थ्री टेस्ट लिखे हैं उसमें क्या चीज़ है? फर्स्ट इज एम और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपकी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। हर पार्टी का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बीजेपी हो, शिवसेना हो, इन सभी के कुछ ना कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इलेक्शन कमीशन कंसीडर करेगा। दूसरा, आपका पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है, क्या इसके अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है या फिर आपके यहाँ पर पार्टी प्रेसिडेंट चुनने जाने का कोई प्रोसेस है, ठीक है। एंड थर्ड इज टेस्ट ऑफ मेजोरिटी, यानी कि ज़्यादा लोगों का सपोर्ट किस फैक्शन के साथ है यहाँ पर। In almost all dispute decided by election commission so far, a clear majority of party delegates or office bearer यानी कि MP MLAs have supported one of the faction. Now, whenever the election commission could not test the strength of the rival group based on support within the party organization, it fell back on testing the majority only among elected MPs MLAs। क्योंकि इलेक्शन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था कि देखिए सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि कितने लोग जो MP या MLA हैं उनमें से कितने लोग किस फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये सारे के सारे इसी एक पार्टी के सिंबल पर ही इलेक्शन कंटेस्ट करके जीता था इन्होंने। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और इवन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दैट हमें ये देखना है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास ज़्यादा सपोर्ट है, किस फैक्शन के पास। लेकिन ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को वापस कहाँ जाना पड़ता है कि आप यही देख लीजिए कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनमें से मेजॉरिटी किस फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इफ बोथ लेजिस्लेटिव विन एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल विन आर फाउंड इनडिसिसिव,
द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो फ्रीज द सिंबल एंड आस्क बोथ फैक्शन टू चूज ए न्यू सिंबल। ये शरद पवार की पार्टी के साथ हुआ था। लेजिस्लेटिव विन यानी कि एमपी एमएलएस, इसमें भी मेजोरिटी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कौन किसके साथ है। और ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि पूरी की पूरी ओवरऑल पार्टी, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो फिर ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि एक काम करो, इस सिंबल को फ्रीज कर दो, ना आप यूज़ करोगे ना आप यूज़ करोगे, दोनों फैक्शन अलग अलग सिंबल ले लो और इलेक्शन कंटेस्ट कर लो, राइट। तो ये कुछ माइन्यूट बातें हैं जो हमने न्यूज़ एनालिसिस के साथ भी की थी पहले। ईवीएम वीवीपैट केस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल हटा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मानते हम, ईवीएम वगैरह हैक नहीं हो सकती और हम बैलेट की तरफ वापस इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आपने पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा कि बैलेट बॉक्सेस ही उठा ले जाते थे गुंडे, राइट। वो 90s का दौर सबने देखा है। Now, some political parties have claimed EVM tampering before elections, especially after losing and raising doubts about their reliability. Now, this is not, ऐसा नहीं है कि ये अभी बात हो रही है। सबसे पहले इलेक्शन ईवीएम पे किसने डाउट किया था तो वो थे आडवाणी जी। 2009 के जनरल इलेक्शन जब बीजेपी हारी थी तब इन्होंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि ये गलत है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब बीजेपी पावर में बैठी है तो कांग्रेस सेम बात कह रही है कि ईवीएम से नहीं होने चाहिए। ओके नाउ, अब इस पे इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स रहता है? मोस्टली इलेक्शन कमीशन हैव कंसिस्टेंटली डिफेंडेड द रिलायबिलिटी ऑफ ईवीएम, साइटिंग स्टडीज बाय टेक्निकल एक्सपर्ट टू असर्ट दैट मशीन्स कैन नॉट बी हैक्ड और टेम्पर्ड विद। क्योंकि देखिए किसी को भी हैक करने के लिए वायर्ड या फिर वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, तब आप उसको हैक कर सकते हो, राइट। बट ईवीएम का कहना है कि देखिए ये तो एकदम फ्री मशीन है, ये वायर्ड या वायरलेस किसी भी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होती है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नंबर ऑफ टेक्निकल सेफगार्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स क्या हैं वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, विद स्ट्रिंजेंट चेक्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट ईवीएम टेम्परिंग एंड रिजेक्टेड द प्ली टू रिटर्न टू ए बैलेट पेपर एज अनसाउंड, राइट। थोड़ा सा ईवीएम के बारे में जानते हैं। फर्स्ट थिंग, इट इज़ पोर्टेबल, राइट। आपने देखा होगा एक पेटी जैसा कैरी करके चलते हैं वो लोग, ओके। फॉर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड इवन लोकल बॉडीज। इट इज़ ए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट एंड इज डिज़ाइन फॉर ए सिंगल पोस्ट एंड सिंगल वोट। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर चिप इसमें लगती है ना, डाउट्स इस पर रेस किए जाते हैं हमेशा, क्या आप इन चिप्स के साथ ही छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। डाउट्स तो रेस किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कई बार बुलाया कि आओ साबित करो, ठीक है, बट कोई भी जाके उसको प्रूफ नहीं कर पाया। कंपोनेंट्स ऑफ ईवीएम, एंड ईवीएम इज डिजाइंड विद टू यूनिट्स, दैट इज एक होती है कंट्रोल यूनिट और एक होती है बैलेट यूनिट। फिर इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है बाय अ केबल एंड इट इज़ एंश्योर दैट द पोलिंग ऑफिसर वेरीफाइज योर आइडेंटिटी। वो तो आपने वोट वगैरह करने गए हैं तो आपने देखा ही होगा। इन दोनों यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट ऑफ ईवीएम इज कैप्ट विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द पोलिंग ऑफिसर एंड बैलेट यूनिट इज कैप्ट विद इन द वोटिंग कंपार्टमेंट फॉर इलेक्टर्स टू कास्ट देयर वोट, ठीक है। कभी आप वोट डालने गए होंगे तो आपने देखा होगा पोलिंग ऑफिसर जो है वो कंट्रोल यूनिट लेके बैठा रहता है एंड बैलेट यूनिट दूसरी होती है, ठीक है। वीवीपैट मशीन किस तरीके से वर्क करती है? यहाँ पे आपने जो भी दबाया एक्स वाई जेड जिस पार्टी को भी, ठीक है, उसका कैंडिडेट का नाम, उस पार्टी का लोगो, ये सब आपको इस वीवीपैट मशीन की स्क्रीन पे फ्लैश होगा। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने एक्स दबाया था और एक्स पार्टी को ही मेरा वोट गया है। उसके बाद ये स्लिप कट के इसी के अंदर गिर जाएगी, ओके। और फिर जैसा हमने ऊपर देखा कि रैंडमली पाँच मशीन सेलेक्ट की जाएगी और उनको फिजिकली स्लिप को काउंट किया जाएगा, ओके। नाउ व्हाट आर द सेफगार्ड्स टू एंश्योर दैट ईवीएम इंटीग्रिटी? फर्स्ट इज टेक्निकल सेफगार्ड्स। नाउ ईवीएम कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एंड वीवीपैट मशीन, ठीक है। वीवीपैट मशीन हमें ऑलरेडी विजुअल वेरिफिकेशन दे रही है बाय प्रिंटिंग ए स्लिप, ठीक है। अब इसमें ऑपोजिशन पार्टीज आती हैं कि आप सारी स्लिप को काउंट कीजिए, तो वो तो डबल मेहनत हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगा, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 90 करोड़ लोगों की वोटिंग की स्लिप्स को फिजिकली काउंट कर लो, ठीक है। और फिर उसमें बेईमानी नहीं हो सकती, ये भी कहना कोई श्योरिटी के साथ तो कहा नहीं जा सकता। दूसरा है माइक्रो कंट्रोलर सिक्योरिटी। दी माइक्रो कंट्रोलर्स आर वन टाइम प्रोग्रामेबल एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पर ही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जो एलिगेशंस लगते हैं ईवीएम पर वो इसी बात को लेकर हैं कि ये जो आपकी वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, इन चिप्स के साथ ही छेड़छाड़ की जा रही है ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। और गवर्नमेंट क्या बोल के काउंटर करती है कि देखिए इसको ऑल्टर किया ही नहीं जा सकता, एक बार मैन्युफैक्चर हो गई। अब इनका क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी इन चिप्स को बना रही है वो पहले से ही बीजेपी के इन्फ्लुएंस से बना रही है,
क्योंकि इन्हीं कंपनियों के दो कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। इन्हीं कंपनीज के जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स देखेंगे ना, तो इन दोनों में दो दो मेंबर आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को बिठाया है गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये सबसे कंट्रोवर्शियल रहा है। अगेन आप प्रूफ इससे कुछ नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दो मेंबर बैठे हुए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे हैं, दैट डजेंट मेक परफेक्ट सेंस कि इससे ये लोग चिप बनाने में छेड़छाड़ कर रहे हैं। बट जो मेन इशू है ईवीएम में वो इसी को लेकर है। माइक्रो कंट्रोलर आर वन टाइम प्रोग्रामेबल दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग यस दे कैन बी टेम्पर्ड, बट उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। ओके, अगर आप बाद में कोई फिजिकल अटैम्प्ट करते हो टू एक्सेस दिस माइक्रो कंट्रोलर, ओके, तो वो मशीन को परमानेंटली ही डिसेबल कर देगा, बाद में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। Manufacturing, only trusted public sector undertakings like Bharat Electronics Limited and Electronics Corporation of India Limited manufacture EVM। अब ये दोनों पब्लिक सेक्टर यूनिट है, दोनों गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में रहती है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, तो ऑपोजिशन को और ज़्यादा इस पर डाउट होता है। ओके, स्टैंड अलोन ऑपरेशन, इट ऑपरेट्स विदाउट वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी, एलिमिनेटिंग रिमोट मैनिपुलेशन रिस्क। चलिए, नेक्स्ट इज एडवांस M3 EVM पोस्ट 2013। इट फीचर्स द टेम्पर डिटेक्शन टू डिसेबल द मशीन। अगर आपने मशीन को टेम्पर करने की, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर आपने टेम्पर करने की कोशिश की तो वो फिर मशीन को ही पूरी तरीके से डिसेबल कर देती है, अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है उसको एक्सेस करने की। ओके, ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम, इट ट्रैक्स एंड मैनेज द ईवीएम मूवमेंट। ये बनाया गया, जैसे आपने जवान मूवी में देखा होगा, वो ट्रक्स में ले जाते हैं ईवीएम को, ओके, फिर उसको हाईजैक कर लेते हैं। सो दिस ट्रैक एंड मैनेज ईवीएम मूवमेंट इंश्योरिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो हो गई टेक्निकल सेफगार्ड्स। नो, व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स पे भी क्वेश्चन मार्क इसलिए उठता है बिकॉज कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी से जब कुछ चीज़ें निकल के आई थी कि एक दिन पहले आप टेस्ट करते हैं, ठीक है, और हमेशा न्यूज़ में हमने एक चीज़ कॉमन देखी है कि दबाया किसी और पार्टी को था टेस्टिंग के दौरान, लेकिन गया बीजेपी को ही, ठीक है। दबाया आम आदमी पार्टी को था टेस्ट के दौरान, लेकिन गया बीजेपी को ही। और उसके बाद ऑफिसर क्या कहते हैं, देखिए ये तो फर्स्ट लेवल चेक है, यही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे अगले दिन वोटिंग होने से पहले। बट हमेशा एक चीज़ कॉमन निकल के आई है कि आप किसी भी पार्टी को दबा रहे हो, कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि हम आईएनसी को दबा रहे हैं और वोट आम आदमी पार्टी को चला जा रहा है, ठीक है, या फिर हमने आम आदमी पार्टी को दबाया, वोट किसी निर्दलीय को चला गया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। नो, जितनी भी न्यूज़ हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखी, हमेशा फर्स्ट लेवल चेक से यही चीज़ देखने में आई है कि आप किसी पार्टी को दबा रहे हो, गलती से बीजेपी को जा रहा है, फिर ऑफिसर कहते हैं नहीं नहीं हम इसको करेक्ट करवाते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो डाउट्स जेन्युइन भी हैं बिल्कुल। चलिए, फर्स्ट लेवल चेक, यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, क्लीनिंग फंक्शनैलिटी टेस्ट किए जाते हैं बाय द इंजीनियर्स फ्रॉम BEL एंड ECIL, एंड डमी सिंबल्स लोड किए जाते हैं फॉर मॉक पोल्स टू वेरीफाई द परफॉर्मेंस। सेकेंड इज रैंडमाइज्ड EVM एलोकेशन। अब ये EVM जितनी हैं बहुत लाखों में है, और ये सब बहुत रैंडमली एलोकेट किया जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें ये वाली सीट जीतनी है तो हम इसी सीट पे ये वाली EVM भेजें, इसमें हमने कुछ सेटिंग की, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत रैंडम एलोकेशन होता है। दे आर रैंडमली एलोकेटेड टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड पोलिंग स्टेशंस टू अवॉइड प्री डिटर्मिन्ड असाइनमेंट। रैंडमाइजेशन इज डन यूजिंग द EMS 2.0 सिस्टम, जो हमने ऊपर देखा ये, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर। फिर कैंडिडेट सेटिंग कैंडिडेट डिटेल्स इन EVM कॉल्ड कमीशनिंग, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कैंडिडेट जब डिटेल डाल रहे हैं उसको हम कहते हैं कमीशनिंग, एंड दे आर लोडेड ओनली आफ्टर द फाइनल कैंडिडेट लिस्ट इज अवेलेबल, कि कितने कैंडिडेट्स इसको कंटेस्ट करने वाले। मॉक पोल्स आर कंडक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस इंक्लूडिंग बिफोर पोलिंग डे टू एंश्योर द एक्यूरेसी। काउंटिंग डे प्रोसीजर, यहाँ पे EVMs लाई जाती हैं टू काउंटिंग टेबल्स अंडर CCTV सर्वेलेंस एंड रैंडम क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ VVPAT स्लिप ऑफ 5 पोलिंग स्टेशंस पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कंडक्टेड। EVM स्टोरेज प्रोटोकॉल्स, सो EVM इन द स्ट्रॉन्ग रूम वर्ड आप बार बार सुनते ही होंगे इलेक्शन में, विद सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट
अंडर सीसीटीवी एंड आर्म्ड पुलिस सर्विलेंस। अब सीसीटीवी में के निगरानी में रहती है मशीन्स, जैसे 5 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो गए तो 8 तारीख तक ये सीसीटीवी के में रहेंगी निगरानी में, पुलिस सर्विलेंस रहेगा। और ये ध्यान दीजिए सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है, अगर इस स्टोर रूम में रखी है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा, ताकि यहाँ पे बीजेपी के भी कार्यकर्ता बैठे होंगे, आईएनसी के भी बैठे होंगे, दूसरी जो पार्टीज हैं उनके भी बैठे होंगे, ताकि कोई छेड़छाड़ इससे ना हो सके अंदर जाकर। ओके, next is double lock system are employed with keys held by separate officials, and GPS tracked vehicles are used to transport EVMs after the polling. Periodic inspection: district election officers conduct monthly inspections of EVM warehouses to ensure secure storage conditions. राइट तो आई होप आपको यहाँ पे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती हैं, आजकल इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं चीज़ की, और मेंस में तो डेफिनेटली आ सकता है क्वेश्चन कि आखिर इस पे इतने जो डाउट्स रेस हो रहे हैं तो ये कितनी सेफ सिक्योर है और हम इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास पूरा का पूरा एक रेडीमेड आंसर ही मिल गया है। यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हैं मैंने कि ईवीएम के एडवांटेजेस क्या है ओवर बैलेट पेपर, ये आप रीड कर लीजिएगा, मेंस में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये एक पूरा चैप्टर है आपके लक्ष्मीकांत में, मैं आपको इसे क्विकली डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट, इसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पर फर्स्ट बिफोर 1996, उससे पहले जो रिफॉर्म्स किए गए उसमें क्या था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ये कैंडिडेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट करता है बिफोर इलेक्शन। ठीक है, इसके पीछे इसकी कोई लीगल फोर्स नहीं है, ठीक है, इसका कोई लॉ नहीं है, इट इज़ जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल दी पार्टीज कि हमें ये कोड फॉलो करने हैं। ओके, और मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कब आ जाता है फोर्स में, जैसे ही डेट अनाउंस की जाती है इलेक्शंस की, आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा। राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर रिफॉर्म इन 1969। ठीक है, कि आपको ऐसे धर्म के नाम पे हर कुछ नहीं बोलना है, हालांकि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सीरियसली फॉलो नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट बनाया था। देखिए, वो दौर बहुत अच्छा था 1969 वाला, हमारे पास अच्छे लीडर्स थे उस टाइम। ठीक है, ऐसे नहीं थे जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हों। एनीवे, इसके बाद दूसरा मेजर रिफॉर्म आया 1988 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया उन्होंने, और वोटिंग एज 21 से घटा के कर दी गई 18 ईयर्स। ओके, इसके बाद 1989 में एक और रिफॉर्म किया गया विद रिस्पेक्ट टू ईवीएम्स। इट हैज स्विच्ड फ्रॉम इंडिविजुअल कलर्ड बैलेट बॉक्सेस टू द बैलेट पेपर्स एंड लेटर टू द ईवीएम्स। पहले क्या किया जाता था कि जैसे जितने कैंडिडेट हैं ना, तो सबके अलग अलग रंग के बॉक्स रख दिए जाते थे, फिर उसमें जितने भी डाले गए होंगे पेपर्स उनको काउंट किया जाता था किसके डब्बे में सबसे ज़्यादा बॉक्सेस आए। फिर उसके बाद क्या किया गया कि यार ये तो क्लियर दिख रहा है कि मैंने पिंक वाले बॉक्स में डाला है, मैंने ब्लू वाले में डाला है, तो वो जो कैंडिडेट हार रहा होगा वो कल को हॉन्ट कर सकता है। तो उसके बाद हमने कहाँ स्विच किया टू बैलेट पेपर्स, कि आप तो एक काम कीजिए, बैलेट पेपर दे दीजिए, उसमें सारी पार्टीज़ के सिंबल लोड कर दीजिए, इंसान टिक कर देगा, और फिर एक ही बॉक्स में डालिए ताकि आइडेंटिफाई ना किया जा सके किसी को। और फिर बैलेट पेपर से हम लोग और ज़्यादा मूव करके आए ईवीएम की तरफ 1989 में। बूथ कैप्चरिंग 1989, अब यहाँ पे ये रूल बना दिया गया कि अगर कहीं भी बूथ कैप्चरिंग हुई है तो हम उस पोल को एडजर्न कर देंगे, उसको काउंटर मैंडिंग माना जाएगा और वो इलेक्शन फिर दोबारा कराया जाएगा। इसके अलावा 1993 में एपिक, दैट इज इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, द इलेक्ट्रल रोल इज द बेसिस टू इशू द एपिक टू द रजिस्टर्ड इलेक्टर्स। क्योंकि पहले कोई भी उंगली पे से वो शाही मिटा ली और चल दिया। ठीक है, तो हर कोई वोट ना डाल पाए, डबल 3 बार वोट ना डाल पाए। हालांकि कुछ वीडियोस अभी आपने रिसेंटली देखे होंगे, एक बुजुर्ग था कोई गांव का, कहता मैं तो 4 बार वोट डाल के आया। ओके, तो फर्जीवाड़ा तो अच्छे से हो रहा है, बट एनीवे हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन, अब यहाँ पे अब देखिए, इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया 93 से। क्यों बनाया गया? क्योंकि हमने 88 में ये जो रिड्यूस की थी एज, तो इससे क्या हुआ, सडनली नंबर ऑफ वोटर्स में मैसिव जंप हुआ। ओके, तो फिर इलेक्शन कमीशन को 1 मेंबर से 3 मेंबर बॉडी किया गया, फिर वापस से 1 मेंबर बॉडी कर दिया गया, फिर वापस से 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया इन 1993। तो ये मेजर रिफॉर्म्स थे बिफोर 1996। ओके, प्रीलिम्स में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स ऑफ 1996। अब एग्जैक्टली इस ईयर में हमने कुछ मेजर रिफॉर्म्स करे थे, जिसमें था फर्स्ट टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन कब होते हैं? या तो कोई जीत के आया और वो मर गया, ठीक है, या फिर किसी ने 2 सीट से लड़ा था और दोनों सीटें जीत ली, तो एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी, तो फिर एक सीट उसने जो छोड़ी है तो फिर उस पर दोबारा बाई इलेक्शन कराने होंगे। अब ये बाई इलेक्शन आपको कराने होंगे विद इन 6 मंथ्स। ये टाइमलाइन इंट्रोड्यूस की गई इन 1996।
दूसरा, लिस्टिंग ऑफ द नेम्स ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको तीन ग्रुप्स में लिस्ट किया जाने लगा। फर्स्ट इज रिकग्नाइज एंड रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, रिकग्नाइज जैसे आईएनसी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी वगैरह। दूसरी रजिस्टर्ड है लेकिन अनरिकग्नाइज हैं, ठीक है, अभी तक उन्होंने पिछला चुनाव में कोई ऐसे वोट शेयर थे नहीं या पिछला चुनाव कंटेस्ट नहीं किया था, तो ये न्यू पार्टी है, इसने सिर्फ अभी अपने आप को रजिस्टर किया है, इसको रिकग्निशन नहीं मिला है, राइट। और थर्ड है अदर यानी कि इंडिपेंडेंट। अब ये चेंज क्यों किया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम क्या हुआ था कि ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि यार एक लड़की ढूंढ के लाओ कहीं से, फीमेल कैंडिडेट जिसका नाम भी इंदिरा इंदिरा ही हो, राइट। और उसमें फिर हुआ ये कि नाम जस्ट ऊपर नीचे होने की वजह से कई लोग, उनका ये मानना था कि इससे लोग गलती से ही इस दूसरी वाली इंदिरा को वोट दे देंगे, तो ये चीज़ ना हो इसलिए ये इंश्योर किया गया कि सबसे ऊपर नाम रखे जाएंगे रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के, उसके नीचे रखे जाएंगे रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और थर्ड पे रखे जाएंगे इंडिपेंडेंट्स के, राइट। नेक्स्ट इज डिसक्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप नेशनल ऑनर को इंसल्ट कर रहे हो, जैसे हम नेशनल, कोई कह दे कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, मैं भारत के झंडे को नहीं लहराऊंगा एंड ऑल दोज थिंग्स, ओके, तो उसके लिए अंडर दिस नेशनल ऑनर एक्ट 1971 यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 years इफ़ यू इंसल्ट योर नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम एटसेट्रा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुए हमारे 1996 के। आगे हम लोग चलते हैं 1996 के बाद जो रिफॉर्म्स हुए उसमें हुआ 2003 में वोट थ्रू प्रॉक्सी। सर्विस वोटर्स जैसे आर्मी में या कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, सपोज एक आर्मी मैन है, वो अपने ब्रदर को ये राइट देता है कि आप मेरे बिहाफ में इस कैंडिडेट को वोट डाल देना, ओके। सो वोट थ्रू प्रॉक्सी आर्म फोर्सेस और इनको अलाउ की गई इन 2003। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये वो दौर था जब आपका मोस्टली डीडी न्यूज़ ही ज़्यादा चलता था, ठीक है, या जो भी चल रहा है सरकार के अंडर में ही चल रहे थे अधिकतर चीज़ें, डीडी नेशनल एंड रेडियो, AIR एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसमें किया गया कि यार सिर्फ जो पार्टी पावर में बैठी है उसी उसके प्रचार दिए जाएं, नया भारत बनाना है, नया भारत बनाना है, वो ठीक नहीं है, और दूसरी पार्टीज को भी मौका दो। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कहा एलोकेशन ऑफ टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस टू एड्रेस द पब्लिक। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेल साइनेज फीचर्स इन EVM इन 2004। ना EVM में अब बेचारे जो देख नहीं सकते उनका क्या, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रेल साइनेज फीचर इंट्रोड्यूस किए गए टू फैसिलिटेट द विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स विदाउट एन अटेंडेंट। क्योंकि अभी तक क्या इनके साथ कोई बंदा जाता था, वो उनका हाथ पकड़ के कि यहाँ पे दबा दो, बट हो सकता है कि वो बंदा उसको उसकी मर्जी के अगेंस्ट किसी और को वोट दिलवा रहा हो, तो यहाँ पे बिना किसी अटेंडेंट के ये लोग वोट दे पाएँ, उसके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद 2010 में 10 के बाद से भी काफ़ी सारे रिफॉर्म किए गए, जैसे वोटिंग राइट्स दिए गए फॉर इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, लेकिन इनको यहीं पे आके वोट करना पड़ेगा, ओके। आपको राइट तो दे दिए गए 2002 में, लेकिन अगर आप इंडिया में प्रेजेंट हो उस वक्त तो ही वोट कर सकते हो। ऑनलाइन एनरोलमेंट इन द इलेक्टोरल रोल, कि अब ठीक है मुझे ऑफिस जाके नहीं करना पड़ेगा, मैं ऑनलाइन एनरोलमेंट कर सकता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा ऑप्शन इन 2014। नोटा अपने आप में बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि अगर सभी पार्टीज ने गलत कैंडिडेट को टिकट दिया है तो मुझे नहीं देना किसी को वोट, लेकिन एक स्टेप हम पीछे रह गए कि अगर मान लो कि पूरी जनता ने इन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया है और नोटा को मैक्सिमम वोट मिले सबसे ज़्यादा, ठीक है, सपोज कि 50% वोट नोटा को मिल गए, लेकिन कोई 12% ला के भी सेकेंड नंबर पे रहा होगा ना, तो वो विनर मान लिया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो इलेक्शन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, दोबारा नए कैंडिडेट्स खड़े करेंगी पार्टीज और फिर से इलेक्शन होंगे। तब जाके पार्टीज पे एक प्रेशर होता है कि यार हमें साफ छवि के लोग को टिकट देना है, राइट। उसके बाद वीवीपैट लेकर आए, क्योंकि अगेन 2009 से आडवाणी जी ने ये मुद्दा उठाया था कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है, तो वीवीपैट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर किया जा सके, ओके। नेक्स्ट इज फोटो ऑफ कैंडिडेट्स ऑन ईवीएम एंड बैलेट पेपर्स 2015। अब इससे पहले सिर्फ नाम होते थे, पार्टी के सिंबल होते थे, बट यहाँ पे कैंडिडेट्स के फोटो भी लगा दिए गए टू प्रिवेंट द कंफ्यूजन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद नेम से कैंडिडेट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको इंदिरा गांधी का एग्जांपल दिखाया, कई बार जानबूझ के सेम नाम के कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाता था कि चलो कुछ तो वोट इधर उधर होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 2017 बजट। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का तो पूरा इशू मैंने आपको मेंस वगैरह में भी डिस्कस किया हुआ है।
लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एपिक, ये जो आपका एपिक कार्ड था उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी आप कर सकते हैं। एंड होम वोटिंग अलाउ कर दी गई फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड दोज अबव 85 ईयर्स ऑफ एज इन 2024, जो मैंने आपको शुरू में सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस किया। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट कमीशंस वगैरह बने हैं इसके लिए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए। तो उसमें मेजर हैं तरकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी, वोरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, सेकंड एआरसी एंड तनखा कमेटी। इनके सिर्फ नाम याद रखिएगा, हो सकता है सीक्वेंस में अरेंज करने को आ जाए या ये पूछ लिया जाए कि इनमें से किसका हुआ है। ठीक है, तो ये सब अभी नाम याद रखिए। इनके रिकमेंडेशन क्या थे वो सब हम लोग करेंगे मेंस के लिए तैयार, राइट। चलिए, तो ये हमारा स्टैटिक भी कवर करता है। एक आर्टिकल को और देख लेते हैं। नो लीगल मैंडेट टू मेक रिकॉर्ड ऑफ वोट्स पोल्ड अंडर फॉर्म 17C। अगर आपने मेरे साथ न्यूज़ एनालिसिस किया होगा तो ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी उस वक्त, कि यहाँ पर ये कह दिया गया है कि सारी डिटेल इलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड सारी डिटेल पब्लिक नहीं की जाएगी। हाँ, अगर कैंडिडेट चाहता है जो हारा है या और जिन कैंडिडेट ने कंटेस्ट किया था तो उनको वो डिटेल्स दे दी जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बजाय उल्टा कम किए जा रहा है। ओके, सो हियर एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स there are two forms that have data on the number of electors as well as voters, that is form 17A and 70C। ये सारे क्वेश्चंस क्यों उठे? क्योंकि यहाँ पे कई बार देखा गया कि अगेन एक दिन बाद 2 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जा रहा था और नंबर ऑफ वोटर एग्जैक्टली कि एक होता है वोटिंग परसेंट की 66% वोटिंग की और एक होता है कि एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ वोट डले, ये तो दे ही नहीं रहा इलेक्शन कमीशन, राइट। तो इन फॉर्म्स की डिमांड हमेशा करती रहते थे ऑपोजिशन वाले या हम हारने वाले कैंडिडेट, और यहाँ पे सरकार ने रूल्स ही बदलवा दिए। द फॉर्म 17A इज ए रजिस्टर ऑफ वोटर्स in which polling officials record the details of every voter who come into the booth and sign the register, whereas the form 17C is the account of the votes recorded and is issued to the polling agents of candidates at the क्लोज ऑफ पोलिंग। अब होता है क्या कि शाम को हर कैंडिडेट के लोग खड़े रहते हैं ना बूथ पे भी, तो उनको शाम को ये फॉर्म दे दिया जाता है। Okay. Now the number of electors and those who cast their votes as recorded in the form 17C can be matched with the EVM count। अब ऑपोजिशन यही करता है कि वो क्या करता है कि EVM जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन जितने नंबर ऑफ वोट्स काउंट हुए होंगे उनको अब वो जाके मैच करेगा जो फॉर्म 17C उसको पहले दे दिया गया था। अभी कैंडिडेट्स वगैरह तो नहीं करते हैं ये सब, लेकिन जो थोड़े जागरूक लोग होते हैं NGOs वगैरह होते हैं वो ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, और इसी से बचने के लिए सरकार ने ये नियम बना दिया है कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे ये सारी डिटेल्स, हम सिर्फ चाहोगे तो कैंडिडेट्स को दे देंगे। Okay, now part 2 of the form, obviously it is certified by the counting supervisor and is countersigned by all candidates and their representatives. This part 2 of the form carries the result of the counting which are entered on the counting day. The data in the form 17C are considered as final and it is used by candidates to verify the results on the counting day. For full transparency, activists have demanded to make form 17C data public. This is because many candidates find it impossible to collate all data, all the figures for the constituency as a whole। ठीक है, कैंडिडेट की बस की बात नहीं है ये सब। However, ECI has said that it is not legally bound to publish any voter turnout data at aggregate level। तो ये बहुत बेशर्मी वाली बात है कि एक तो आप पे इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसके बाद भी आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे हो, बल्कि आपने और ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर दिया है। ओके, चलिए, ये सब आपकी लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। फर्स्ट इज क्राइटेरिया टू बी रिकग्नाइज एज नेशनल पार्टी एंड सेकंड इज क्राइटेरिया टू बी रिकग्नाइज एज स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें तो 3 मेजर क्राइटेरिया है। फर्स्ट, इफ़ यू आर रिकग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट एज ए स्टेट पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी गोवा में रिकग्नाइज हो गई, पंजाब में रिकग्नाइज हो गई, दिल्ली में रिकग्नाइज हो गई, और एक और कोई स्टेट था वहाँ भी रिकग्नाइज हो गई थी, इसलिए उसको फिर नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया, राइट। सेकेंड इज if its candidates polled at least 6% of total valid votes in any 4 or more states in the Lok Sabha or Assembly election and has at least 4 MPs in the last Lok Sabha poll। तो जैसे आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, पंजाब में उनके 4 से ज़्यादा MP हैं, राइट। दिल्ली से तो कोई नहीं जीता था। उसके अलावा ये लोग 6% वोट भी ले आए थे फ्रॉम 4 and more states in the last लोक सभा और असेंबली इलेक्शन। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया को भी इन्होंने मीट किया था। एंड थर्ड इज इफ इट हैज़ वन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। अब यहाँ पे 2% सीट्स, जैसे अगर हम मान लेते हैं
हम लोग मान लेते हैं कि हमारी 10% हो गई 55, ठीक है, और 2% हो गई हमारी अराउंड 11 सीट्स। क्या आम आदमी पार्टी के पास 11 सीट्स हैं? ठीक है, वो भी 3 अलग अलग स्टेट से? तो नहीं है। तो थर्ड क्राइटेरिया नहीं भी मैट किया, लेकिन उसने फर्स्ट क्राइटेरिया मैट करके ही वो बन गई थी, और सेकंड भी उसने मैट कर लिया था। ओके, तो ये 3 क्राइटेरिया हो गए नेशनल पार्टी के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया यही कह रहा है ना कि आप एटलीस्ट 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बनिए। तो स्टेट पार्टी कैसे बनेंगे? एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और हैव एटलीस्ट 2 MLAs। 6% वोट शेयर इन लास्ट लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, ऊपर है असेंबली इलेक्शन की बात, नीचे है लोकसभा इलेक्शन की बात, फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, या फिर एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन लास्ट असेंबली इलेक्शन, and at least 1 MP from every 25 members or any fraction allotted to the state in Lok Sabha, and at least 8% of the total valid votes in the last assembly election or Lok Sabha election from the state. Okay, so state party बनने का क्राइटेरिया एकदम रबिश है, बट आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्टली तो नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया से ही पूछा जाएगा। आर्टिकल 329 की बात करते हैं। इट वॉज इन्वोक्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन सुप्रीम कोर्ट दैट रिस्ट्रिक्ट द जुडिशियल इंटरवेंशन पोल प्रोसेस। नो, हमें पता है कि हमारे इलेक्शन रिलेटेड जितने प्रोसेस हैं ये सब दिए गए हैं आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच। ओके, वाइल आर्टिकल 324 गिव्स पोल पैनल पावर टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 324। आर्टिकल 329 हैज़ 2 क्लॉजेज दैट कंसर्न इटसेल्फ विद द रोल ऑफ जुडिशियरी इन इलेक्ट्रल मैटर्स, ठीक है। आर्टिकल 324 ने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर, अथॉरिटी सब दे दिया, लेकिन आर्टिकल 329 इसमें 2 क्लॉज हैं, ए एंड बी, ये बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ जुडिशियरी इन इलेक्ट्रल मैटर्स। तो यहाँ पे आर्टिकल 329 बी से रिलेटेड न्यूज़ थी, तो हम इनको जान लेते हैं दोनों को। आर्टिकल 329 ए सेज द जुडिशियरी इज नॉट अलाउड टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज रिलेटिंग टू द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्ट्रल डिस्ट्रिक्ट और एलोकेशन ऑफ सीट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डिलिमिटेशन वगैरह जो है वो एकदम फाइनल होता है उसका ऑर्डर, ठीक है, उसको आप जुडिशरी में जाके चैलेंज नहीं कर सकते अंडर दिस आर्टिकल 329A। जबकि 329B क्या बात कर रहा है? पहली बात तो ये इंट्रोड्यूस किया गया बाय अमेंडमेंट ऑफ 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1966। ये बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, no election to either house of parliament or legislature of the state shall be called into question except by an election petition। अगर मुझे लगता है कि इलेक्शन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ठीक से नहीं हुए हैं और मुझे कोई इसको चैलेंज करना है, तो मुझे इलेक्शन पेटिशन ही देनी होगी, वो भी किसको? टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर और अंडर एनी लॉ मेड बाय एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, ठीक है, या तो पार्लियामेंट लोकसभा के रिस्पेक्ट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग स्टेट के रिस्पेक्ट में। ओके, इसके रिस्पेक्ट में ये बोलेंगे कि किस अथॉरिटी के पास जाकर मुझे ये चैलेंज कर सकता हूँ। ओके, लेकिन फर्स्ट थिंग इज कि आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ इलेक्शन पेटिशन फाइल करके ही वहाँ जा सकते हो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने क्या कहा? इट एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द इलेक्शन पेटिशन। हाई कोर्ट, अगर पार्लियामेंट चाहता कि मैं अलग ट्रिब्यूनल बनाऊंगा इसके लिए तो बना सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा कि एक काम करो, हाई कोर्ट में चले जाना अगर इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट आपको आता है इलेक्शन से रिलेटेड, लेकिन इलेक्शन पेटिशन ही फाइल करनी होगी वहाँ पे, ठीक है। ए डिसीजन इन सच पेटिशन कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लेना। अब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन 1952 पोन्नुस्वामी जजमेंट, Supreme Court held that the word election in Article 329B, it connotes the entire election process commencing with the issue of notification, calling the election and culminating in the declaration of result, and that the electoral process once started could not be interfered with at any intermediary stage by the court. लेकिन Supreme Court in K. Venkatachalam determined that Article 329B is inapplicable if the matter pertains to the Article 191 and 193, which deals with disqualification and penalties related to parliamentary and legislative assembly membership। क्योंकि इसके अंडर में अगर इशू है तो ये 329 बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इलेक्शन डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, पेनल्टीज, तो ये सब फिर वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी वहाँ के स्पीकर जो होते हैं, हाउस के चेयरमैन वगैरह, वो देखेंगे। ओके, चलिए, अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1950 एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि जब डिलिमिटेशन पढ़ाया था मैंने तब इसके बारे में बात की थी, राइट। ये डील करता है अबाउट द इलेक्ट्रल सिस्टम नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। ये बात करता है अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो इसलिए डिलिमिटेशन अगर होगी तो इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। ओके, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे एक विद इन स्टेट है,
तो उसमें भी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है और कितना एरिया होगा उसका, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड मैनर ऑफ फिलिंग दी सीट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं RPA 1950। तो RPA सीट एलोकेशन के बारे में क्या बात कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इट हैज़ 4 शेड्यूल दैट कंटेन्स प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड मेथड ऑफ इलेक्शन फॉर वेरियस पोस्ट। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल इज द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स इन दी लोकसभा एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इसने बात करी लोकसभा के रिस्पेक्ट में। सेकंड शेड्यूल ने बात की अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड थर्ड बात कर रहा है अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, और ये सारे स्टेट में नहीं है, ठीक है, 4-5 स्टेट में ही है। एंड फोर्थ बात कर रहा है लोकल अथॉरिटीज़ फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इसके अलावा मैथड ऑफ इलेक्शन, सो ऑल दी सीट्स इन लोकसभा शैल बी फिल्ड बाय पर्सन चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, यानी कि सब लोग दौड़ो, जो फर्स्ट आ जाएगा वो ठीक है, भले ये फर्स्ट आने वाले को हार्डली 12% वोट मिले हों, ओके, डजेंट मैटर। चलिए, डिलिमिटेशन एंड प्रोविजन अंडर RPA एक्ट 1950। तो डिलिमिटेशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ, फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन ए कंट्री। ओके, डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, इट इज़ ए हाई पावर बॉडी दैट टेक अप द फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, इट हैज़ ए फोर्स ऑफ लॉ, ओके, एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ओके, और ये ऑर्डर्स कब फोर्स पे आ जाएंगे, ये उस डेट से फोर्स में आएंगे जब स्पेसिफाई करेंगे प्रेसिडेंट। In India, such delimitation has been conducted only 4 times, 52, 63, 73 and 2002, and definitely 2026 में होगी delimitation. The primary function of delimitation commission is to redraw the boundaries of various assemblies and Lok Sabha constituencies based on recent census but without changing the number of seats. Okay, तो यहाँ पर आर्टिकल 82 and Article 170 that upon the completion of each census the allocation of seats in the House of People shall be readjusted by Parliament, लेकिन इसको हम लोगों ने फ्रीज कर दिया था टिल 2026। 170 क्या कहता है, कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल बी रीएडजस्टेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, बाकी ये सब वो लोग हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं, जैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो ये सब आपके लक्ष्मीकांत ने भी दिया है, यहाँ पे मैंने भी नोट्स दे दिए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड रिटर्निंग ऑफिसर। राइट, रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ओके, वही रिसीव करता है, वही स्क्रूटिनाइज करता है नॉमिनेशन पेपर हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन एंड इंश्योरिंग दैट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स आर फिल्ड आउट करेक्टली बाय द कैंडिडेट। नेक्स्ट इज, आपने देखा था कि लोकसभा में सूरत सीट पे कैंडिडेट से नहीं लड़ा था कोई, ठीक है, बीजेपी ऑलरेडी जीत गई थी। उसी तरीके से गुजरात में जब इलेक्शन हुए थे लोकल लेवल पे, तो वहाँ तो ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ सीट तो अनकंटेस्टेड जीत ली थी बीजेपी ने। तो ऐसा क्यों होता है, राइट? फर्स्ट इज कि देखिए, एक तो होता है कि आपका नॉमिनेशन इनवैलिड कर दिया जाए। इनवैलिड क्यों कर दिया जाएगा, ठीक है, वैलिड कब मानते हैं हम इसको, सेक्शन 33 ऑफ RPA एक्ट 1951 इट कंटेन्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए वैलिड नॉमिनेशन, कि आपको वैलिड नॉमिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी होंगी। इलेक्टर शुड बी अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, वही लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। इसके जो प्रपोजर होंगे, जिसका नाम आगे बढ़ा रहे हैं, दे शुड बी एन इलेक्टर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर द नॉमिनेशन इज बीइंग फाइल्ड। And third is, in case of recognized party, national or state party, the candidate need to have one proposer only. And candidates set up by the unrecognized parties या फिर independents, they need to have 10 proposers at least. And a candidate can file up to 4 nomination paper with different set of proposers. 4 अलग अलग पेपर फाइल कर सकते हो आप अलग अलग प्रपोजर्स के नाम के साथ, टू एनेबल द एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इवन इफ 1 सेट ऑफ द नॉमिनेशन पेपर इज इन ऑर्डर। अगर 4 में से आपके 3 सेट ऑफ पेपर रिजेक्ट भी हो गए, लेकिन अगर एक सही साट हुआ तो आपका नॉमिनेशन मान लिया जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें दी हैं सेक्शन 33 में। सेक्शन 36 इट सेट्स आउट द लॉ कंसर्निंग द स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर बाय रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर इसको किस वे में स्क्रूटिनाइज करेगा, ये बताता है सेक्शन 36। इट प्रोवाइड दैट RO शैल नॉट रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन फॉर ए डिफेक्ट दैट इज नॉट सब्सटेंशियल, छोटे मोटे डिफेक्ट के लिए रिजेक्ट नहीं करना। हाउएवर इट स्पेसिफाइज दैट द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और प्रपोजर फाउंड नॉट जेन्युइन, देन इट इज ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। ओके, Section 53, Clause 3 of RPA deals with procedure in the uncontested elections.
कि एक ही कैंडिडेट है बस यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन इफ द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि अगर मान लो कहीं पे 10 सीट्स हैं किसी म्यूनसिपैलिटी में, ठीक है, 5 ही लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी जीते जिताए फिर। सो रिटर्निंग ऑफिसर shall forthwith declare all such candidate to be elected. RO section are governed by section 33 of the act which pertains to the presentation of nomination paper and requirement of valid nomination. तो इसमें लीगल रिकोर्स क्या होता है फिर? आर्टिकल 329B जिसकी हमने ऊपर बात की, रीड विद RPA 1951, इट प्रोवाइड दैट नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पेटिशन बिफोर कंसर्न्ड हाई कोर्ट. One of the grounds on which such an election petition can be filed is improper rejection of nomination paper. यानी कि मैंने तो पूरे बना के दिए थे प्रॉपर, फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया, तो मैं इलेक्शन पेटिशन फाइल कर सकता हूँ. हैंस लीगल रिकोर्स इज अवेलेबल टू फाइल एन इलेक्शन पेटिशन इन गुजरात हाई कोर्ट, जो सूरत के रिस्पेक्ट में हुआ था. एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइड्स दैट हाई कोर्ट शैल एंडेवर टू कंक्लूड सच ट्रायल्स विद इन 6 months विच हैज़ मोस्टली नॉट बिन फॉलोड इन द पास्ट. बट ये है कि इलेक्शन हो भी गया, जीत भी गया वो कैंडिडेट बिना किसी कंपटीशन के, और केस चलता रहा. जबकि प्रोविज़न ये था कि 6 महीने के अंदर क्लियर करो ये चीज़. अगर मान लिया जाए कि हाँ गलत हुआ था इसके पेपर रिजेक्ट करके, तो 6 मंथ के अंदर बाय इलेक्शन करवा लो. बट सच ये है कि कोर्ट इतने कम टाइम में जजमेंट दे नहीं पाता है. स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पेटिशन वुड बी ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ओके, so that's it for this session. I hope you liked it. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.